हेलो एंड वेलकम, दिस इज समाचार पल्स एंड यू आर वाचिंग डेली करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। क्या कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिकली शोकेस किया है 62 सॉन्ग, जो कि रामलला से संबंधित जो भजन है वो यूनिवर्सल किया है, और ये उनकी प्लेलिस्ट की मोस्ट फेवरेट 62 सॉन्ग थी। आपने देखा होगा कि अभी हर दिन किसी न किसी सिंगर का जो सॉन्ग है उसको पिक करके वो सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, और इस कारण से बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे सॉन्ग न्यूज़ में हैं। तो पूरा विश्व जो है, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया भी क्यों रामलला से अछूता रहे, तो ये एक मोदी जी की, मैं कह सकती हूँ कि इस फील्ड में एक तरह से रिवॉल्यूशन लाना या बाढ़ लाना हम कह सकते हैं। तो भजन का पूरा बाढ़ आया हुआ है, तो इसके कारण अभी और भी हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है। देखो, ये एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चूंकि ये न्यूज़ में है और सिंगर्स न्यूज़ में है, तो कुछ ऐसे सिंगर्स होंगे जिनका बहुत क्रूशियल बैकग्राउंड रहा होगा, या जो बहुत ही अलग फील्ड से आते होंगे, तो या उनको कुछ अवार्ड मिला होगा, राइट। तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए देखते चलना है कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की जो घोषणा है वो कर दी गई है कि वो 22 जनवरी 2024 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। जो वीर बाल हैं उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उनके एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए। बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के द्वारा विंग्स इंडिया अवार्ड दिया गया है। मैं बताई थी आपको, 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है विंग्स इंडिया, जो कि फिक्की के द्वारा और हमारी एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। प्राइज़ देने का ये 4th एडिशन है कि एविएशन सेक्टर में कौन सा जो एयरपोर्ट है अच्छा काम किया है। तो बेंगलुरु एंड दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इन दोनों को जॉइंटली टॉप प्राइज़ मिला है। एंड हम और आगे देखेंगे तो विस्तारा जो एयरलाइंस है, इनको भी ईयर ऑफ द मतलब एयरलाइंस का अवार्ड मिला। ईयर ऑफ द एयरलाइंस जो है, ये अवार्ड इनको मिला है। एंड हम इसके बाद नेक्स्ट बात करें न्यूज़ की, जो बहुत न्यूज़ में है, चर्चा में है। थर्ड फ्रंट वॉर हम कह सकते हैं, एक दिख रहा है ईरान और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि दोनों ही कंट्री जो है इसको कंडेम कर रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वी आर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड। बट हो कुछ रहा है इसके अपोजिट। पाकिस्तान के मिलिट्री ने रिटेलिएट किया है। इसको रिटेलिएट तो नहीं बोल सकते, बिकॉज़ ईरान ने रिटेलिएट किया था पाकिस्तान के ऊपर, एंड पाकिस्तान ने फिर से अपने पोजीशन को बूस्ट अप करते हुए ईरान के ऊपर फिर से आक्रमण किया। अगर हम बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की, तो पाकिस्तान हर मायने में ईरान से कहीं ज़्यादा आगे है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, राइट। और जो ईरान है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन एज सच ऑफिशियल नहीं है कि जो P5 जो नेशन है, जो परमानेंट 5 नेशन है UNSC के अंदर, वो ईरान के पास नहीं चाहते कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। और यहाँ पे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इससे संबंधित जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है, सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हैं झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो दोनों देश के जो राजदूत हैं वो आपस में जो है वापस ले लिए गए हैं। दोनों देश के राजदूत अपने अपने देश लौट चुके हैं। तो ये शॉर्ट ऑफ बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है किसी देश के साथ जब आप ऐसा बिहेव करते हैं। तो एक तरह से ये लड़ाई अब जो है और ज़्यादा पीक पे जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो अमित शाह है हमारे, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा आज ग्रीट किया गया है NDRF पर्सनल्स के लिए, जो राइजिंग डे होता है। तो राइजिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। NDRF जो हमारी टीम है, तो डिजास्टर के क्षेत्र में जो हमारी ये जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत काम करती हैं। 2005 से हमारे यहाँ NDRF टीम, NDRF फंड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था नेचुरल डिजास्टर से लड़ने के लिए। आपको एक बात बताऊँ, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास डिजास्टर से लड़ने के लिए स्पेशल फोर्स है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे बैडमिंटन के लिए। तो बैडमिंटन सिंगल और बैडमिंटन का जो डबल है, डबल्स पेयर जो है, उसमें इंडिया ने इंडिया ओपन 2024 को क्वालिफाई कर लिया है। ये मैच टूर्नामेंट जो हुआ था, ये हुआ है दिल्ली में इंडोर स्टेडियम,
स्टेडियम का नाम केडी जादव इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। और इसमें जो हमारे प्लेयर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो चिराग शेट्टी एंड हम यहाँ पे देखेंगे सात्विक राज एंड रानके रेड्डी। ठीक है, तो ये हमारे प्लेयर थे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे 19th नम समिट युगांडा में कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया से जो डेलीगेट्स गई थी, इसमें एस जयशंकर के साथ साथ हमारे अदर ऑफिसर्स और जो हमारे स्टेट एक्सटर्नल मिनिस्टर है वो भी वहाँ प्रेजेंट थे। तो इसमें हमने देखा है कि जो नम की जो मीटिंग थी युगांडा में, वहाँ पे जो डिफरेंट अफ्रीकन कंट्री हैं उनके साथ भी अलग अलग वार्ता हुई, क्योंकि इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन जो एक अलग से इनिशिएटिव है इंडिया का अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट करने का, अफ्रीका के साथ रिलेशन बूस्ट करने का, इस पे अलग अलग कंट्री से बात हुई, जिसमें बेसिकली जो है हम देखेंगे अंगोला, राइट, और युगांडा। तो चूँकि युगांडा में मीटिंग हो रही, तो युगांडा के जो प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं या जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ तो बात हुई है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2021-22 में G7 की जब मीटिंग हुई थी, साउथ समिट जब हुआ था अफ्रीका में, तो वहाँ पे भी जो है अंगोला के साथ और युगांडा के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हमारी अलग अलग बायलैटरल टॉक हुई थी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि नम की ये मीटिंग कितने नंबर की थी, तो 19th थी, है ना। ये पता होना चाहिए कि युगांडा कहाँ पे है ना। इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन जो है उसमें किस पॉइंट पे बात हुआ, G7 की थर्ड सबमिट कहाँ, साउथ सबमिट कहाँ हुई थी। तो इस तरह के कुछ कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट आपको जानने होंगे। एक और वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, चूँकि ये मीटिंग जो है आपकी अफ्रीका में कंडक्ट हुई है, तो जो भी अलग अलग कंट्री नम के पार्टिसिपेटरी होंगे वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे उनकी वार्ता हुई, और ये वार्ता थी मालदीव के साथ इंडिया का जो कॉपरेशन है सार्क में, वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से सार्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। साइड बाय साइड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमें ध्यान देना है, इंडिया और जो नाइजीरिया है इसकी मीटिंग हुई, क्योंकि नाइजीरिया भी अफ्रीकन कंटिनेंट का एक कंट्री है, और जो कि अफ्रीका इस नम अलायंस का पार्टिसिपेटरी भी है, एंड इंडिया अफ्रीका कॉपरेशन का ही पार्टिसिपेटरी है। तो इनके साथ भी हमारी जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई है। कमीशन मीटिंग में ऑफिसर्स भी होते हैं प्रेजेंट और मिनिस्टर्स भी होते हैं प्रेजेंट, तो इसलिए इस तरह की मीटिंग को हम लोग जॉइंट कमीशन मीटिंग कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। डॉलर इंडेक्स 100.33 जो है डाउन दिखाई दे रहा है। तो 133 डाउन जाना मतलब डॉलर का स्ट्रांग होना, किसके अगेंस्ट में, 6 अलग अलग जो है करेंसी के रिस्पेक्ट में, ये 6 अलग अलग करेंसी इस बास्केट में आती है जो कि डॉलर इंडेक्स को क्रिएट करती है। कहने का मतलब ये 6 जो करेंसीज है वो डॉलर के रिस्पेक्ट में बढ़ती या घटती है, जिसमें इंडिया की जो करेंसी वो भी आती है। इसीलिए हम हमेशा अपनी जो करेंसी है उसको डॉलर से कंपैरिजन करते हैं। तो हमारी जो रुपीज़ है वो 83.12 हो गई है अगेंस्ट डॉलर। नाउ हम बात करेंगे एक नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी, खादी ग्राम जो विलेज है इंडस्ट्री, तो KVIC, राइट, तो KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इनके द्वारा एक न्यू तरह का जो है खादी मतलब प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें जिसका जो मतलब मैं बता सकती हूँ कि ये एक डिफरेंट टाइप का इनका इनिशिएटिव है, जिसमें सनातन खादी वस्त्र ये डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। 20% डिस्काउंट है इस वस्त्र पे। तो नेम में बिल्कुल हिंदी वर्ड यूज़ किया गया है, वस्त्रा, राइट। और सनातन खादी, तो ये एक इंडियन ट्रेडिशन को दिखाता है। जो इंडिया की रिलीजन तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि जो सब कॉन्टिनेंट रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आई एम नॉट सेइंग इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इनिशियल कल्चर था, मैं कल्चर की बात कर रही हूँ, तो इस कल्चर को प्रमोट करता हुआ ये इनिशिएटिव है। ऐसे वस्त्र होंगे
और उन पे 20% का डिस्काउंट है। ये भी राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में ही ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि अभी इंडिया का कल्चर और मोदी गवर्नमेंट के स्टेप्स के कारण इंडियन कल्चर और जो डायस्पोरा है इनका वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। तो ये एक शॉर्ट ऑफ उसी राह पे बढ़ता हुआ एक कदम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया ने कंडक्ट किया है टेस्ट, और ये टेस्ट कहाँ पे हुआ है? न्यूक्लियर टेस्ट है, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट है, और ये अंडर वाटर टेस्ट है। अब ये नॉर्थ कोरिया ने क्यों कंडक्ट किया है? आप समझ रहे हो, नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग यूंग, तो ये जो है बिल्कुल साउथ कोरिया के अगेंस्ट रहते हैं हमेशा, और यूएस के साथ तो इनकी अलग ही इनकी जो है लड़ाई है। और जापान के साथ हम देखेंगे अच्छे रिलेशंस नहीं है, बिकॉज़ इनकी रिलेशंस अच्छे हैं चाइना के साथ। तो साउथ कोरिया, यूएसए एंड जापान के साथ जो मिलकर के ड्रिलिंग होती है, मिलिट्री ड्रिलिंग होती है, या जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन जो ये करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में अपना एग्रेशन दिखाते हुए नॉर्थ कोरिया ने ये टेस्ट कंडक्ट किया है। वैसे न्यूक्लियर वेपन्स इस कंट्री के पास डे बाय डे हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है। हम बात करेंगे श्रीलंका में, जो रिलायंस जियो है, इन्होंने अपना जो है इंटरेस्ट शो किया है अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करने में। दूसरी भाषा में हम कहेंगे तो रिलायंस जियो जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है श्रीलंका के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में। तो ये आज का न्यूज़ हाइलाइट्स था। और भी कुछ न्यूज़ हाइलाइट्स थे और कुछ न्यूज़ भी थे जो मैं अभी नहीं ऐड कर पाई हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेरा काफ़ी मतलब डिले हो जा रहा है कि टाइम पे मैं आपके साथ नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो आई डोंट वांट कि मैं आज मतलब बहुत लेंदी बनाऊँ और बहुत बड़ा कुछ करूँ। सो मैं शॉर्ट में कुछ कर रही हूँ, जो कुछ इम्पोर्टेंट होगा वो उसको मैं नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा उसमें उसको कवर कर लूँगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारी थी टेक्सटाइल, जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है, तो इससे संबंधित एक न्यूज़ आई थी। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, इसे आप जानते होंगे, और इसे हम डिस्कस भी करेंगे थोड़ा-सा। देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री है 130 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। ये हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, उन्होंने अप्रूव कर दिया है। अब देखो, ये बस इतना ही न्यूज़ है, न्यूज़ के लिए बस इतना ही है, और ये 8वीं मीटिंग थी हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल की। एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया था, तो उसकी ये 8वीं मीटिंग थी, और उसमें 103 करोड़ रुपीज़ का जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? एक स्पेशल तरह का फैब्रिक होता है जो टेक्निकली यूज़ किया जाता है, और ऐसे फैब्रिक को हम बाहर से परचेज करते थे, बट इंडिया में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च करके इस तरह की फैब्रिक को खुद से ही बनाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए, ये किस तरह की मतलब टेक्सटाइल होगी। जैसे गाड़ी का जो कवर होता है, जैसे सीट है, गाड़ी का जो सीट है, कार की सीट हो गई या बाइक की सीट हो गई, तो उसमें जो फैब्रिक यूज़ हो रहा है, जैसे कभी-कभी आप देखते हैं कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे सेफ्टी ड्रेस पहन के एंटर करना होता है, तो वो सेफ्टी ड्रेस आपको एसिड का अगर है तो एसिड से बचा रहा है आपको, राइट, प्रोटेक्ट कर रहा है, या फायर का जो वहाँ पे इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट कर रहा है, या टेम्परेचर को कुछ मेंटेन करना, या वाटर का कुछ मेंटेन करना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकली जो साउंड ड्रेस हो, है ना, टेक्निकली अप्रूव्ड ड्रेस हो, तो ऐसे टेक्निकली अप्रूव्ड ड्रेस के लिए हम बाहर से परचेज़ करते थे, जिसको खुद ही बनाना है। जिसके तहत 12 टेक्निकल टेक्सटाइल के जो अलग-अलग फैब्रिक थे, उन पे वर्क किया जा रहा था, जिसमें एग्रोटेक टेक था, मेडिटेक था, बिल्ड टेक, ठीक है, मोबाइल टेक, क्लॉथ टेक, ठीक है, ऑगटेक एंड जियोटेक, ठीक है। तो इस तरह से अलग-अलग 12 हमारे जो है स्पोर्ट के लिए भी था, है ना? तो इस तरीके से 12 हमारे टेक्सटाइल के जो अलग-अलग फैब्रिक हैं, इनको बनाने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की थी। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर, तो इस परियोजना के लिए भी 2020 में कैबिनेट कमेटी और ऑफ इकोनॉमी अफेयर ने ही जो है परमिशन दिया था कि हम डोमेस्टिक मार्केट में ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है पीएफआरडीए से संबंधित। देखो, पीएफआरडीए से संबंधित एक नया डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट दरअसल ये है कि पहले जो है बार-बार जो है रजिस्टर कराना पड़ता था, है ना? एंड जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसके तहत बार-बार आपको अपना पीएफ के लिए जो है रजिस्टर कराना पड़ता था, और उसके बाद फिर आपको जो है आवेदन करना पड़ता था। आवेदन की जो तिथि होती थी वो 60 दिनों की होती थी। तो अब ऐसा किया गया है कि जो बैंक हो या नॉन बैंक हो,
ठीक है? जो पीओएस सिस्टम से यानी पॉइंट ऑफ पर्सन से जो जुड़ी हुई संस्थाएँ हैं, राइट? चाहे वो बैंक से हो या नॉन बैंकिंग सिस्टम से हो, यानी जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी आ रही है ना? वो बैंक के थ्रू आ रही है, नॉन बैंक के थ्रू आ रही है, तो जो आपका पीएफ कट रहा है, तो वो पीएफ के लिए आपको हर बार रजिस्ट्रेशन करके 60 दिनों का आवेदन करके फिर आपको पीएफ मिलता था। अभी उसको चेंज कर दिया गया है, आपको ज़्यादा बार-बार सब्सक्राइब नहीं करना है, बार-बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है और आवेदन की तिथि 30 दिन कर दी गई है, ना कि 60 दिन की गई है, 60 दिन से 30 दिन हो गई है। तो ये करके आपको ईज़िली मिल जाएगा, बस यही न्यूज़ है। और इसके लिए जो सिस्टम चल रहा है वही वही सिस्टम चल रहा है, बस रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 1 रजिस्ट्रेशन होगा, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।